रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मिससेलिंग के बारे में एक डायरेक्शन जारी किया है और बैंकिंग सर्कल के एक्सपर्ट का कहना है कि ये डायरेक्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बैंकों के लिए एक झटका साबित होगा और आम ग्राहक के लिए एक राहत की सांस लाएगा। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे उसी डायरेक्शंस के बारे में कि ये किस तरह से बैंकों के लिए एक झटका साबित हो सकता है और आम ग्राहक के लिए ये एक राहत की सांस देने वाला डायरेक्शन है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट टेक्समिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आज की वीडियो में चूंकि मिससेलिंग की बातें हो रही हैं तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये मिससेलिंग क्या है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको डिफाइन कर दिया है और कोई ग्रे पोर्शन नहीं छोड़ा है जिससे कोई इसका नाजायज फायदा न उठा सके। दूसरा है कि वो कौन कौन से सेल्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड सेल्स की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि प्रोहिबिटेड सेल्स लीड करता है मिससेलिंग को, इसलिए उस सेल्स प्रैक्टिसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से सेल्स प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। तीसरी बातें करेंगे कि यदि इन सब डायरेक्शंस के बावजूद बैंक्स या एनबीएफसी किसी कस्टमर को मिससेल करता है तो आखिर उसकी क्या पेनल्टीज हैं। और चौथी बातें करेंगे एक दो पॉइंट्स की यदि इन सब बातों के बावजूद बैंक्स मिससेल करता है तो कस्टमर के हाथ में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से किस तरह से उन्होंने मिससेल को डिफाइन किया है। इसको डिफाइन करने में सबसे पहला पॉइंट है कि यदि किसी कस्टमर को आप अनसुटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो माना जाएगा कि मिससेल आपने किया उसको। अब सवाल ये है कि अनसुटेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या। अनसुटेबल प्रोडक्ट का मतलब कि वो प्रोडक्ट जो उस कस्टमर के कस्टमर प्रोफाइल से मैच ना करता हो, इवन इफ यदि उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए उस कस्टमर ने कंसेंट दिया है फिर भी माना जाएगा सेलिंग है, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट उस कस्टमर के प्रोफाइल से मैच नहीं करता है। उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले एक शिकायत आई थी, एक 80 साल के कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड सेल कर दिया गया। जनाब सब जानते हैं कि स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की फंड है, ये सुटेबल है फॉर मिड एज के लिए या यंग एज के लिए, ये ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। फिर भी ये जानते हुए भी आपने उस ओल्ड एज इन्वेस्टर को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, तो ये चूंकि उसके कस्टमर प्रोफाइल से वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ये माना जाएगा कि ये मिससेलिंग का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। दूसरा है कि यदि आपने किसी कस्टमर को कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा है बिना उसकी पूरी जानकारी दिए हुए, बिना उसके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिए हुए और बिना एक फेयर इन्फॉर्मेशन देते हुए, इसका मतलब यदि आपने किसी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा है तो आपके लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको कंप्लीट, एक्यूरेट और फेयर इन्फॉर्मेशन उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में दें। यदि नहीं तो माना जाएगा कि मिससेलिंग हुआ है। तीसरा है कि जब भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप किसी को बेचते हैं तो कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए। एक्सप्लिसिट कंसेंट का एक टिपिकल एग्जाम्पल, जैसे आप ऑनलाइन पे कोई सामान खरीदते हैं या कुछ और काम करते हैं तो उसमें टर्म्स एग्रीमेंट आता है और उसमें कहते हैं कि आप टर्म्स कंडीशंस जो नीचे चेक बॉक्स हैं उसको चेक करें, तब माना जाएगा कि जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उसमें आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट है। ये तो ऑनलाइन की बातें हैं। यदि ऑफलाइन कर रहे हैं, फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस कस्टमर के अंडरटेकिंग कहीं होनी चाहिए कि भाई ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में इनको समुचित जानकारी दे गई है, सब कुछ पता है इनको और ये इसके कस्टमर प्रोफाइल से मैच करता है, ये कंसेंट होना जरूरी है। इफ़ नॉट, यदि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो कस्टमर ने कोई हाँ या ना कुछ नहीं बोला, तो आप ये ना समझ लें उनका एक्सप्लिसिट कंसेंट है। यदि उस कंडीशन में आप उनको बेच देते हैं प्रोडक्ट तो माना जाएगा कि ये मिससेलिंग है। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा सेल्समैन डेमो देते हैं और डेमो देने के समय ये कहते हैं कि आप इसको यूज़ करें, कस्टमर यूज़ भी करता है। तो यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर ने एक्सप्लिसिट कंसेंट दे दिया है, उसके लिए आपको अलग से कंसेंट लेना पड़ेगा कि ये आपको सामान खरीदना है तो कंसेंट दीजिए। यूज़ करने का मतलब नहीं कंसेंट है उसका। इन बातों को ध्यान रखें, यदि इसको वायलेट करेंगे तो माना जाएगा कि आपने मिससेलिंग किया है। चौथा है कि कस्टमर को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्री कंडीशन के रूप में फोर्स न करें। उदाहरण के तौर पर जो सामान्य तौर पर बैंकों में हुआ करती है कि आज के दिन में शिक्षा ऋण काफ़ी दिया जा रहा है,
शिक्षा ऋण जैसे आप लेंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, ये म्यूचुअल फंड ले लो या कुछ और ले लो। तो ध्यान रखना है कि यदि कस्टमर की इच्छा होगी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कुछ लेने का ले सकता है, लेकिन ये प्री कंडीशन नहीं होना चाहिए कि यदि आप म्यूचुअल फंड ये लेंगे तभी आपको एजुकेशन लोन देंगे, अन्यथा ना देंगे। यदि ऐसा होता है तो माना जाएगा कि ये मिस सेलिंग की कैटेगरी में आएगा। पांचवा है कि कोई और अदर प्रैक्टिसेस जो रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल रेगुलेटर के द्वारा मिस सेलिंग की कैटेगरी में रखा गया है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के एरिना में आएगा। तो ये 4-5 तरह के जो तरीके हैं वो मिस सेलिंग कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है कि वो कौन कौन से सेल प्रैक्टिसेस हैं जिसको प्रोहिबिट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस का मतलब कि कोई ऐसा प्रैक्टिस जो लीड करता हो मिस सेलिंग को। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा बैंक्स में भी और अदर इंस्टीट्यूशंस में आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है। आप ऐड में आता है एक्ट नाउ, हरी अप, लिमिटेड सीट्स। आजकल एमबीए कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ये एड्स काफ़ी आते हैं कि लिमिटेड सीट्स। तो ये आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करने वाली बातें हैं और इस तरह से बैंक या एनबीएफसी कुछ करते हैं तो माना जाएगा वो मिस सेलिंग की कैटेगरी में आएगा, यानी ये प्रैक्टिसेस जो है प्रोहिबिटेड सेल्स प्रैक्टिसेस में आते हैं। दूसरा है कि अब बैंक या एनबीएफसी किसी भी कस्टमर को भावनात्मक या अपराध बोध वाले संदेश नहीं भेज सकते हैं जिससे कि उसको मजबूरी में हाँ बोलना पड़े। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि कोई बैंक या कोई कंपनी आपको कहता है कि क्या आप ये विशेष ऑफर लेने से मना करते हैं, तो इसमें लगता है कि हम मना कर दें, हम अपराध बोध है और वो मजबूरी में हाँ बोल देते हैं। तो इस तरह का कोई संदेश जो भावनात्मक रूप से या अपराध बोध क्रिएट होता है, इस तरह के संदेश भी माना जाएगा कि ये प्रोहिबिटेड सेल्स प्रैक्टिस के कैटेगरी में आता है। तीसरा है कि कोई मैनिपुलेटिव या ऑप्ट आउट स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे यदि कोई आपको कहता है कि नो आई डू नॉट वांट टू हैव एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फॉर आवर सेविंग अकाउंट, इसका मतलब इस बचत खाता के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, यदि ये मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट है ये, तो इसमें क्या होता है कि मजबूरी में आपको हाँ बोलना पड़ता है। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस भी जो होंगे वो माने जाएंगे कि प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आएंगे। चौथा है बेट एडवर्टाइजिंग। बेट एडवर्टाइजिंग का मतलब कोई अट्रैक्टिव मैसेज देना विदाउट डिस्क्लोजिंग टर्म्स कंडीशन, मतलब जो उसके नियम शर्तें हैं वो या तो नहीं बताना या बहुत छोटे शब्दों में लिखना और ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में लिखना अट्रैक्टिव संदेश। उदाहरण के तौर पे बचत खाते में 7% का ब्याज, जहाँ 7% का ब्याज लिखा हुआ है वहाँ स्टार मार्क किया हुआ और स्टार मार्क के बारे में नीचे बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा गया जो आपको समान तौर पर दिखता नहीं है आपको। तो जनाब ये बेट एडवर्टाइजिंग है। ये एडवर्टाइजिंग ये इस तरह का प्रैक्टिस भी प्रोहिबिटेड सेल प्रैक्टिसेस में आएंगे। पांचवा कहता है कि आप अपने एम्प्लॉई को यानी बैंक अपने एम्प्लॉई को एग्रेसिव सेलिंग के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा डायरेक्शंस है क्योंकि सामान्य तौर पर बैंकों में देखा जाता है कि इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेचने के लिए एग्रेसिव बेचने के लिए उनको इंसेंटिव दिया जाता है और कभी कभी उनके विदेश की यात्रा भी कराई जाती है। और छठा है जैसे बताया था कि आप किसी भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बंडल नहीं बना सकते। मान लीजिए कि कोई कस्टमर म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि म्यूचुअल फंड परचेज आपसे करे, लेकिन म्यूचुअल फंड परचेज करे तो म्यूचुअल फंड ही बेचें उसको ये नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड यदि ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। ये बंडल ऑफ द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, ये आप नहीं कर सकते और यदि ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि ये प्रोहिबिटेड सेल्स प्रैक्टिस के कैटेगरी में आएगा। तीसरी बातें हैं यदि इन सब डायरेक्शंस के बावजूद यदि बैंक ने मिससेल कर ही दिया है तो क्या होगा। जनाब इसके लिए व्यवस्था की गई है कि यदि आपने मिससेल कर दिया है तो कस्टमर को उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के पूरे कॉस्ट वापस करने पड़ेंगे और साथ में साथ उस ट्रांजैक्शन के कारण यदि कस्टमर को कोई और लॉस होता है तो बैंक की जिम्मेदारी है उसको भी कंपनसेट करने की। और ये डायरेक्शंस 1 जनवरी 2027 से लागू। और इसके बाद आपके मन में सवाल होता होगा कि इन सब डायरेक्शंस कायदे कानून के बावजूद यदि मिस सेलिंग होता है तो कस्टमर को क्या करना चाहिए। जनाब कस्टमर के पास 30 दिन का समय है। 30 दिन का समय स्टार्ट होता है जब उस प्रोडक्ट के टर्म्स कंडीशन जो साइन टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट आपको मिलते हैं उसके 30 दिनों के अंदर यदि आप शिकायत करेंगे और शिकायत में ये पाया गया कि ये प्रोडक्ट जो बेचा गया वो मिस सेलिंग है तो निश्चित रूप से आपको उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को के पैसे वापस किए जाएंगे। और यदि उस ट्रांजैक्शन के कारण यदि कोई और भी फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसको भी कंपनसेट करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन 1 जनवरी 2027 से अप्लीकेबल है। थैंक यू।